सर घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेवारी बहुत है। जिम्मेवारी की बात मत कीजिए गौतम जी, जिम्मेवारियां तो चलती रहती। आइए, और भगवान ने अगर आपके कंधों पे कोई बोझ दिया है तो इसका मतलब सोचिए आप उस लायक हैं तभी दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो मैंने ये बता दिया था। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न किस मॉडल पर आधारित थी, मैंने बताया था किस मॉडल पर, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या मेन उद्देश्य था इसका, ध्यान दीजिएगा। सातवीं पंचवर्षीय यानी सेवंथ 5 ईयर जो प्लान था, सेवंथ 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली और देशी तकनीक का विकास। डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी थी या डोमेस्टिक रिसोर्सेज था, उसका विकास। यानी ये ध्यान रखिएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3 चीजें थी, रोजगार के अधिक अवसर, न्याय और देशी तकनीकी का विकास, जो इंडियन जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजें थी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आठवीं पंचवर्षीय योजना, किस क्षेत्र को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई। आठवीं की बात कर रहा है। देखिए तो मैंने बताया मानव संसाधन विकास, रोजगार का विकास और शिक्षा का जन स्वास्थ्य। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूं, इसी में एक था मानव पूंजी निर्माण पे भी विकास किया गया। मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मानव पूंजी निर्माण भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। पूंजी निर्माण की बात कर रहा हूं मैं, मानव संसाधन का विकास तो आठवीं में था। मानव पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण का मतलब होता है, देखिए मानव पूंजी होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ स्किल्स एबिलिटी एक्सपर्टीजमेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर तकनीकी का जो एक स्टॉक होता है वो हमारा मानव पूंजी होता है। और इस स्टॉक में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसे बोलते हैं मानव पूंजी निर्माण। ध्यान रखिएगा, मानव पूंजी का मतलब किसी व्यक्ति के पास या किसी राष्ट्र के पास शिक्षा, स्वास्थ्य का एक स्टॉक होना, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का एक स्टॉक होना, कुशलता का एक स्टॉक होना। और उस स्टॉक में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मानव पूंजी संरचना बोलेंगे। ठीक है ना, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या गया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कोई है इससे सहमत कि मानव पूंजी सातवीं पंचवर्षीय योजना में आया था, मतलब फोकस किया गया मानव पूंजी निर्माण सात का उद्देश्य जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। कोई है तो साथ दे, मानव पूंजी निर्माण सातवीं पंचवर्षीय योजना में आया, मतलब मानव पूंजी निर्माण का जो था सातवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा बल दिया गया था। किसी ने पढ़ा है ये बताइए। आएगा, रिप्लाई भी आएगा। चलिए आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के लिए था, तो मानव संसाधन विकास, रोजगार और शिक्षा और जन स्वास्थ्य। ध्यान रखिएगा। मोनिका जी, यस सर। सर हम लोगों को अच्छा, चलिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई, नेशनल रिजर्व। नेशनल रिजर्व, तब मानव पूंजी का मतलब का स्वास्थ्य का ध्यान देना, मानव पूंजी में मानव का स्वास्थ्य का ध्यान देना। रजनी जी नहीं सर, सबका ईयर भी मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, तो उसमें कर देंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे
इसीलिए तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ताकि आपको ईयर वाइज याद रहे। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, उसके बाद लगाइए दिमाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है किस पंचवर्षीय किस 5 ईयर प्लानिंग में राष्ट्रीय कोष नेशनल कोष, तो 8वीं पंचवर्षीय 8। ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी। क्या था वो? राष्ट्रीय महिला कोष। ध्यान रखिएगा 1983 में नेशनल वुमेन रिजर्व है ना, नेशनल राष्ट्रीय महिला कोष, ये ध्यान रखिएगा 1983 में था। ठीक है, ठीक है, ये सब क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, आगे बढ़िए 1 मिनट। आगे देखिए, देश में गरीबी, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 10वीं। ध्यान रखिएगा 10th 5 ईयर प्लान जो था उसका मेन क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने का उद्देश्य था। हुआ कि नहीं हुआ वो तो बात की बात है। उद्देश्य जो था वो किस पंचवर्षीय योजना में था? तो वो आपका 10th 5 ईयर प्लानिंग में था, 10th 5 ईयर प्लानिंग में। ठीक है, 10th। एक बार चेक कर लीजिएगा, 1993 ही होगा, 93 होगा, 1983 एक बार चेक कीजिए तो 93 है 83 है मुकेश जी? 93। मोनिका जी एक बार चेक कीजिए 93 है 83 है? नाइन्टी थ्री है, चलिए इसको 93 कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा 93। प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया बेचारा। आइए, उतना डेट मुझे भी याद नहीं था ये। उसके बाद था, ध्यान देखिएगा, नीति आयोग का जो पूरा फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ेंगे, तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 11वीं। इंक्लूसिव तीव्रतम, एक्सेलरेट, तेजी से, मतलब कह सकते हैं समावेशी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कब था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग गठन किया गया। कब किया गया था? सॉरी, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 12 से 17 के बीच में। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। हुआ कब था? 2015 में। नीति आयोग कब आया था? 2015 में। ये देखिए, नीति आयोग आया था 2015 में। और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आया था, और इसका जो था 1 जनवरी 2015। फर्स्ट जनवरी 2015। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता? पहला अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष कौन होता था? छोड़िए, अध्यक्ष कौन था? मेन प्राइम है। चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन मैंने बताया था, किसी भी, चाहे नीति आयोग हो या कोई सा भी आयोग हो, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, सबका मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, इन सब के चेयरमैन कौन से होते हैं?
सबके होते हैं पीएम, ध्यान रखना है। तो आप कोई भी पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत बताइए कब हुई थी? 1901 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ये क्या है, ये तो होगा ही नहीं। बताइए किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान, कौन बताएगा? डेट बताइए फटाफट। सर्व शिक्षा अभियान किस आया था, कब आया था बताइए? सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। एक मिनट, 2001 में 10वीं पंचवर्षीय, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। 2001 में, यानी सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक कर दीजिए, रुकिए, इसका एक और इलाज है। तो 2001 ठीक है ना, इसको मैं कर देता हूँ 2001। 2001 ठीक है। चलिए देखिए, 10वीं 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? 97 से 2002 में, तो 2001 में आया था। अच्छा एक चीज, फ्री एजुकेशन कब आया था? कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन कब आया था? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बताइए। फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन, मान लीजिए राइट टू एजुकेशन किस साल में आया था? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कब आया था? राइट टू एजुकेशन कब आया था बताइए? 2000 बताइए 9 में। इसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार बोलते हैं इसको, का अधिकार। मुकेश जी, इसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भी बोलते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन। चलिए, नाबार्ड एवं एक्सिस बैंक, एक्सिम, हाँ EXIM है वो, बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? नाबार्ड कब आया था? नाबार्ड आया था 12 जुलाई, याद होगा आपको। नाबार्ड का था, नाबार्ड था, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड। हाँ लागू हुआ, सही है, ये आया था। लागू कब हुआ? 2000, लागू हुआ 2010 में। ठीक है, बताइए। नाबार्ड एक्सिम बैंक 1980 जुलाई 1982 में आया था, ठीक है ना, छठी पंचवर्षीय योजना में। और एक्सिम कब आया था बताइए तो? नाबार्ड NABARD, नाबार्ड, ये बताइए तो कित कब आया था? 84, साहिना जी 64, साहिना जी का आंसर है 64। अच्छा 84 होगा वो। और बताइए कोई? टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं। एक्सिम कब आया था? जनवरी, 1 जनवरी 1982, ठीक है ना, 1 जनवरी 1982 में ही आया था, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो, एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। एक्सिम क्या होता है? एक्सिम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक था ये। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो बैंक बना था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पे नहीं सोचना है, लेकिन क्या है सर निखत जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कब यूज हो गया बताइए। भारत में सबसे पहला कागजी मुद्रा कब आया था बताइए। कागजी मुद्रा सबसे पहले कब आया था? कागजी मुद्रा कब आया था बताइए। कागजी मुद्रा कब आया था, आंसर बताइए। एटीन 35 निखत जी। 61 बताइए कब आया था भारत में? भारत में कब आया था बताइए। मोनिका जी 1861 में। 1861 में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। 1861 में। आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है, ऐसी मुद्रा का क्या, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? क्विक माइग्रेशन, जो जो तुरंत चेंज हो जाए, जो 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 जनरली एक्सेप्टेबल हो। क्विक यूज होने वाला जो होता है वो हॉट मनी होता है। हॉट मनी, ध्यान रखिएगा, हॉट मनी। मनी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फिड्यूशरी मनी, फिएट मनी, एक होता है हाई पावर मनी। का नाम सुना होगा आपने, हाई पावर मनी का नाम सुना होगा। इंडिया में 1862 में आया, हाँ ठीक है चलिए। तो हॉट मनी जिसको हम तुरंत हम यूज कर सकते हैं, तुरंत माइग्रेट हो जाता है, तुरंत ट्रेंड में आ जाता है, वो हमारा क्या होगा? हॉट मनी होगा। स्मार्ट मनी यानी प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक मनी और जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोलते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है आपका प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी दूसरा नाम है आपका प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसको। डेबिट क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम है प्लास्टिक मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए। नंबरिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, नंबर आगे पीछे कर दिए बेचारे। अच्छा, बिटकॉइन का नाम सुना होगा, नया नया आया है मार्केट में। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरुआत की थी बताइए। सातोशी नाकामोतो, या ध्यान रखिएगा सातोशी। बिटकॉइन आजकल मार्केट में बिटकॉइन खूब चल रहा है। बिटकॉइन मार्केट में आजकल खूब चल रहा है। ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन किसने किया? सातोशी। सातोशी, सॉरी, सातोशी। भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आने में विभाजित था बताइए। 16 आने में विभाजित था तो 1957 में 16 आने में विभाजित था। कब हुआ था गीता रानी? बिटकॉइन, बिटकॉइन सातोशी। बिटकॉइन जो है करेंसी प्रचलित हुआ कब, किसने किया था? सातोशी ने।
ठीक है, सातोशी ने। मुकेश जी 1957। अच्छा, इसका क्या मतलब है सविता जी? बिटकॉइन एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, क्रिप्टो मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी है। जी सर, खरीदी हूँ। अच्छा, नीलम, नीलम जी बोले जी सर खरीदी हूँ। अच्छा, नंबर वन, इसका क्या मतलब है? बिटकॉइन करेंसी होती है सर, करेंसी। अब शेयर मार्केट में जैसे पैसा लगाते हैं तो इसी तरह करेंसी है, खरीद के रख लीजिए, रेट बढ़ेगा तो बेच दीजिए। चलिए, तो 1957 में पहली बार यूज किया गया। शुरू किसने किया था? सातोशी ने। चलिए, भारतीय रुपया किस वर्ष आया था? 1657 में। 19, सॉरी, नहीं ये नहीं, ये भारतीय रुपया किस वर्ष आया था दोस्तों? तो 1957 है। कॉइन्स, मुकेश जी कॉइन्स, ठीक है। अच्छा, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? आरबीआई, कोई बताइए मुझे इसका आंसर। मैं थोड़ा सा खड़ा हूं यहाँ पे। अच्छा, आरबीआई बताइए, आरबीआई जो जो नोट जारी करती है, जो नोट जारी करती है उसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? मैं आपको 17। नीलम जी, हो सकता है पहले दिख गया हो आप, या आता भी हो, ये भी हो सकता है। चलिए, वह मुद्रा जिसका वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंतिम मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? यानी वास्तविक मूल्य और अंतिम मूल्य बराबर हो, बताइए। जो उसका वास्तविक मूल्य है और वही उसका लास्ट भी मूल्य होगा, उसमें चेंज नहीं होता है। अंकित मूल्य, जैसे मान लो 10 रुपए का है और उसका 10 रुपए वास्तविक मूल्य भी है और उसको 10 रुपए लिखा भी है, उसे क्या बोलते हैं? सीमा कुमारी। अच्छा, नीलम जी नहीं पता था, बताइए। जिसका फेस वैल्यू और वास्तविक वैल्यू बराबर है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड मनी। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं, जिसका धातु मूल्य और धातु मूल्य जो होता है वास्तविक उसका, और बाजार मूल्य बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? बाजार मूल्य बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, बताइए तो। उसे बोलते हैं धातु मुद्रा। यानी इसे बोलेंगे मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी। हाँ सर, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है अभी तक। मेटेलिक मनी चलेगा, वो कई बार हो जाता है दिक्कत। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है, बताइए। ये जो होता है ना स्पेशल ड्राइंग राइट जो बनता है, ये सब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मनी है, ठीक है ना। आगे, भारत में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अच्छा, मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है आरक्षित मुद्रा के रूप में। तो मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है, जो जानते होंगे, जो व्यष्टि पढ़ा होगा, समष्टि पढ़ा होगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर, फॉर्मूला होता है 1/LRR, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर। एक होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो समष्टि में है, तो खैर अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लायर की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। शायद अभी आपको ये समझ में ना आए, ये दोनों वेस्ट समष्टि का पार्ट है, समष्टि का पार्ट। जब हम शायद वहां करेंगे तो आप लोग वहां पे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आरक्षित मुद्रा, ठीक है, आभासी मुद्रा। अच्छा, पोस्टल ऑर्डर और आज डिमांड ड्राफ्ट जो होता है और चेक किस प्रकार की मुद्रा का प्रकाशन है, बताइए तो। ये ऑप्शनल है, ये क्या है? ऑप्शनल मनी है, ऑप्शनल मनी, ठीक है ना। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, चेक वगैरह ऑप्शनल मनी है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा प्रसार
से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। मुद्रा प्रसार का मतलब मनी सप्लाई। देखिए क्या लिखा हुआ है, करेंसी एक्सपेंशन। जब इकोनॉमी में खूब पैसा होगा तो क्या होगा बताइए? अगर खूब पैसा हुआ तो कीमत लगातार प्राइस बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास खूब पैसा है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। मुद्रा की बात करते हैं। अच्छा, मुद्रा से आपको याद आया, यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूं, आपको पता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारी वीडियो में डाल ही देता हूं, लगभग डाल ही देता हूं। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। आप हमसे जुड़े हुए हैं, करीब 120-25 बच्चे होंगे मेरे ख्याल से जो हमसे लाइव से जुड़े हुए। और आपको बता दूं कि यूट्यूब पे मेरे कम से कम ऐसे 2000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वेट करते हैं कि सर का वीडियो आएगा और थोड़ी सी क्लास ले पाएंगे। हो सकता है कि उनकी जो है कुछ दिक्कतें, बेचारे फाइनेंशियल कंडीशन जो है या वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, या बहुत सारे कारण हैं। अर्चित मुद्रा का बारे में बता दीजिए। अर्चित वो मनी बैंकिंग में करेंगे, और ठीक है ना। तो 2000 बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे यूट्यूब पे इंतजार करते हैं, या फिर मान लीजिए जो भी है वीडियो देखने का इंतजार किया। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, वो वीडियो देखते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं वीडियो डाल देता हूं। लेकिन क्या है ना कि अब सारी चीजें तो मैं वीडियो डालने मतलब यूट्यूब पे तो डाल नहीं सकता, तो इसलिए मैं जो पीडीएफ वगैरह जो है डालूंगा, जैसे इन सब का जो 500 क्वेश्चन का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो पीडीएफ में कल डाल दूंगा आपके उस पर। और वीडियो का जो लिंक होगा ना, एक मिनट, तो वीडियो का जो लिंक होगा वो सारे लोग देखते हैं, और जैसे आपका जो मैं ये पीडीएफ भी डालूंगा वो तो टेलीग्राम पे डालूंगा, और जो नॉर्मली क्लास होती है वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो यूट्यूब पे तो सारी चीजें नहीं डाल सकता हूँ। यूट्यूब पे सारी चीजें अगर नहीं डालूंगा, अगर डाल ही दूंगा तो फिर तो फायदा भी नहीं है। ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। और जो वीडियो हमारी चलती है लाइव क्लासेस, तो ये आप इसको जो है ना सिस्टम पे या लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा, आज मैं अगर आपको लाइव करता तो वहीं पे परमिशन दे देता कि आप इसको जो है आप सिस्टम पे देख सकते हैं। और जब मैं पीडीएफ डालूंगा तो पीडीएफ डालने के टाइम ना आपको एक्सेस दे दूंगा किसी चीज का डाउनलोड करने का, तो आप ऐप से ही पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास 2000 बच्चे भी इंतजार करते हैं। अब जो हमारे पास पेड बैच में हैं बच्चे, उनकी कई लोग, बच्चे कह रहा हूँ मतलब आप लोग, उनकी कई लोगों की जो है फीस नहीं आई है। फीस नहीं आई तो मैंने उनको ग्रुप से एग्जिट कर दिया, और कुछ नहीं आ रही है तो मैं उनका वेट कर लेता हूँ, उनको एग्जिट कर दो। उनके पास, मेरे पास जो है कई बोलते हैं कि सर गरीब हैं तो आप हमें बैच में नहीं रखिएगा, या फिर, तो मेरा मानना है कि अगर यूट्यूब पे भी कोई भी देख रहे होंगे तो बीएड तो उन्होंने किया ही होगा, उन्होंने एमए तो किया ही होगा, और बीएड में मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए खर्च किए होंगे, एमए में भी खर्च किया होगा, पढ़ाई में भी खर्च किया होगा। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर आपने सच में यहां तक पढ़ाई करी है तो आप गरीब नहीं हो, और अगर गरीब हैं तो आप में क्वालिटी नहीं है। ठीक है। क्योंकि बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद कोई अपने आप को गरीब ना बोले, पहली बात अपने आप को गरीब बोलना ही नहीं है। और उसके बाद भी गरीब हैं तो इसका मतलब आपने क्वालिटी नहीं है, आपने मजाक किया है पढ़ाई के साथ। अगर आपने एमए किया हुआ है ढंग से किसी भी सब्जेक्ट से, या बीएड की हुई है, तो आप कैसे, आप बैठे कैसे रह गए? आप कीजिए कुछ। इसका मतलब आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की, आपकी सिर्फ डिग्री है। ठीक है ना, नॉलेज आपने गेन किया ही नहीं। कुछ भी करें लेकिन गरीब नहीं। आप बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद ही अपने आप को गरीब बोलते हैं, तो ये गलत बात। ठीक है ना, इसका तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए। आइए, तो ये सब ठीक नहीं।
एक मिनट, वही ना, सब कहीं ना कहीं क्लास तो ले ही रहे हैं। और ये एक्चुअली क्या है ना कि हो सकता है इनमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैं YouTube पे लगातार वीडियो डाल रहा हूं, तो उनको ये लगता है कि सारी चीजें मिलती जाएंगी, नहीं आएंगी। YouTube पे कोई भी टीचर पूरी चीजें नहीं डाल सकता है, आप किसी के भरोसे ना रहे, ठीक है ना। हाँ, एक मैं ये तो क्लियर है कि बाकी सबसे मैं ज्यादा कंटेंट डालता हूँ, लेकिन सारी चीजें कैसे डाल दूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत बात। भारत में, और आप ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी पढ़ लीजिए। एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आप अपने लाइफ में कभी भी अपने आप को गरीब मत भूलिएगा, क्योंकि आप इतना तो कर ही लेंगे कि आप मेरी क्लास जो मैं दे रहा हूँ तो 11th 12th का तो आप कहीं भी पढ़ा लीजिएगा, बस ध्यान से देखते रहिए बस। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? अरे बीपीएससी लास्ट ऑप्शन थोड़ी ना है आपके पास, बीपीएससी पहला ऑप्शन है, मन लगा के पढ़िए और होगा, 100% होगा। नहीं होगा तो मर जाइएगा, कम से कम क्वालिटी अच्छी होगी तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। पेपर के पीछे इतना पीछे मन लगा के पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए बस। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ध्यान रखिए भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है, मतलब सिक्कों की छपाई कहते हैं, किन स्थानों पर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत में 1 रुपए का नोट वित्त मंत्री जारी करता है। नोट, ध्यान रखिएगा, 1 रुपए का नोट। और सिक्के कौन जारी करता है बताएगा कोई मुझे? सिक्के कौन जारी करता है? सिक्का, सिक्का कौन जारी करता है? सिक्का कौन जारी करता है? सिक्के वगैरह कॉइन्स कौन जारी करता है बताइए फटाफट। कॉइन्स, कॉइन्स कौन जारी करता है बताइए, देखते हैं कॉइन्स कौन जारी करता है। आरबीआई करता है। वाह, सचिव करता है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई। अरे आरबीआई कॉइन्स जारी नहीं करता है, कॉइन्स आरबीआई जारी नहीं करता है। आरबीआई 2 रुपए से अधिक, 2 से अधिक के नोट जारी करता है। अभी भारत, आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ सिक्कों पे? 10 रुपए के सिक्के पे लिखा भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए के नोट पे भी नहीं देखा होगा, 1 रुपए के नोट पे भी आपने नहीं देखा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है 1 रुपए के नोट पे, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार, देख रहे हैं, भारत सरकार, यानी वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट सिक्का जो होता है करेंसी सब कौन सा करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत लिखा होता है उस पर, इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन किसका होता है? वित्त मंत्रालय का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब वित्त मंत्रालय का, ठीक है। देख रहे हैं भारत सरकार लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे भारत सरकार, भारत सरकार, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 प्रकार के नोट्स जारी करता है, नहीं वो रीता जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 2, 5, 10, 20, 50, अब गिन लीजिएगा 9 पर, इतना दिमाग क्यों लगाना? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपए के अलावा अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, ठीक है ना। 1 रुपए के नोट से ज्यादा जो भी होगा वो किसका होगा? आरबीआई का, गवर्नर का होगा। आगे देखिए, भारत में देश की विदेशी मुद्रा का भंडार अभिरक्षक है आरबीआई। हमारे बाहर का जो भी पैसा है विदेशी मुद्रा का भंडार, उसकी रक्षा कौन करता है? तो आरबीआई करता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए, किस वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी तथा एक डिजिटल वॉलेट जारी करने की घोषणा किसने की थी बताइए? फेसबुक ने। डिजिटल वॉलेट लिब्रा है ना, ये सब जो है, कैलिब्रा, ये सब। भारत में विदेशी मुद्राओं का साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखें, साख का नियंत्रण बोला है, क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण करता है आरबीआई। और क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? साख सृजन कौन करता है? मुकेश जी बताइए तो, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? साख सृजन कौन करता है? साख सृजन कौन करता है बताइए फटाफट। साख सृजन कौन करता है? साख सृजन करता है कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक। ठीक है ना, वाणिज्य बैंक। आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए? 1935 या 1934? मुकेश जी, बाकी सब बताइए। नरेंद्र पांडे जी, आरबीआई की स्थापना 1935 या 1934? नम्रता जी, नम्रता ठाकुर जी बताइए। धीरज जी, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल। तो 34 में क्या आया हुआ था भाई? 34 में क्या हुआ था? 35, हाँ 35 में आया। चलिए समझिए, भारत में 1934 में आया था कि बैंकिंग को रेगुलेट किया जाएगा, तो 25 में लागू किया गया, स्थापना हुई। अच्छा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? आरबीआई रेगुलेट कब हुआ था? आरबीआई रेगुलेट कब हुआ था बताइए? आरबीआई रेगुलेट क्यों हुआ था? आरबीआई एक्ट, हाँ आया था। आरबीआई रेगुलेट कब हुआ था बताइए? मैं इधर इसलिए देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स यही, मतलब आपका कमेंट में यही देखता हूँ। हाँ, अधिनियम आया था 1924 के अधिनियम के तहत, बताइए आरबीआई रेगुलेट कब हुआ था? आरबीआई रेगुलेट कब हुआ था? उन्नीस में। चलिए, याद है आपको। गुड। भारत में केंद्रीय बैंक का स्थापना प्रथम प्रयास किसके द्वारा, किस आयोग ने किया था? तो चैम्बरियन आयोग ने। ध्यान रखिएगा, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास 1914 में। ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी बताइए? क्या ये सही है या गलत है? इंपीरियल बैंक, राइट और रॉन्ग? इंपीरियल बैंक, सत्ताईस जनवरी था। 27 जनवरी। कमेंट कम आ रहे हैं। सहीना बेगम जी, 27 जनवरी। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? आरबीआई मैक्सिमम कितना पैसा छाप सकती है, कोई बताएगा मुझे? आरबीआई मैक्सिमम कितना पैसा छाप सकती है? मतलब 2000 का नोट, 4000 का नोट, 5000 का नोट। तो ध्यान रखिएगा, 10,000 नोट तक छाप सकती है, उससे ज्यादा नहीं छाप सकती। अभी तक तो हम लोग 2000 पे ही पहुंचे थे, 10,000 तक पहुंचे नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक
के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये ध्यान रखिएगा। सर ओसबोर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है ना, ओसबोर्न स्मिथ। आगे बढ़िए। पांच नोट होता है, हाँ हाँ 5,000 का ही होता है। हम वही हैं, पाकिस्तान क्यों ध्यान दिमाग में रखना है अभी, बेचारे गरीब देश। आगे बढ़िए। विश्व व्यापार की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक है, बताइए। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक है, सिंबल है, खुद का सिंबल है, तो 5वीं मुद्रा कौन सी है? भारतीय है, ठीक है ना। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो बताइए उदय कुमार सन 2020 में। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो अभी आ रहा है आपका नया, मोनिका जी नहीं, ये एक बार चेक करिए तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था प्रतीक चिन्ह, मोनिका जी। इंडिया 2010 है क्या? इसको एक बार देख लीजिएगा, तो 2010 है कि 20 है? 2010 है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 2010 है तो मैं सर, अच्छा ये 2010, एक बार चेक कीजिए, कोई चेक करके मुझे इसका बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। नरसिंह सिंहन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना के सुधार से, ध्यान रखिएगा। नरसिंहन, ठीक है ना। भारत के व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण तो आरबीआई ही करता है। साख नियंत्रण आरबीआई करता है, साख सृजन कौन करता है? आरबीआई करता है। नहीं, उदय तो है ही, ये डेट की बात बता रहा हूँ, डेट सही है 2010 या 2020, ये चेक कर लीजिएगा। हो सकता है, मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक वाले ने कुछ गलती करी है यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा राजीव। भारतीय इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। दो हजार दस है धर्मेंद्र जी, चलिए 2010 कर लीजिएगा इसको। देख रहे हैं टाइपिंग वाला जो है, ऐसे में हमें बेइज्जती करवाएगा। ठीक है, तो 2010 में। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई या चेन्नई, बताइए। सर मुंबई है, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए। भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई, ये तो बिल्कुल सही है। भारत में सिक्के जारी करने और नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? ध्यान रखें, सिक्के जारी, सिक्का जारी करने और नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? भारत में सिक्के जारी करने और नियंत्रण बिल्कुल नहीं, गलत दिया हुआ है, तो इसको इसको ठीक कर लीजिए, नोट जारी कर लीजिए इसको, ठीक है ना। नोट जारी, नोट जारी करने और नियंत्रण का काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है, सिक्के नहीं, सिक्के नहीं। नोट जारी, सिक्के जारी करने पर नियंत्रण कह सकते हैं, तो हम आरबीआई मान लेंगे। ध्यान रखिए, भारत में अगर ऐसे लिखा होगा, भारत में सिक्के जारी करने पर, अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें तो बात बन जाएगी, तब फिर आंसर सही हो जाएगा। सिक्का कितना छपेगा उस पर नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई करेगा, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज कर दिया इसलिए सही है, अगर नोट लिखेंगे तब ठीक हो जाएगा, फिर यहाँ पे, यहाँ चेंज करेंगे तो नोट डालना पड़ेगा, यहाँ पे पर कर दिया, तो ये अब ठीक है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक 1975 में आया था, ध्यान रखिएगा। 1975 में रीजनल रूरल बैंक आया था। अच्छा, 14 बैंक नेशनलाइज कब हुआ था, बताइए। 14 बैंक नेशनलाइज कब हुआ था, यहीं पे लिख दीजिएगा। 1969 में 14 बैंकों को, बैंक नेशनलाइज हुआ था, नेशनलाइज हुआ था, नेशनलाइज 1969 में।
राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। भारत का प्रथम निजी बैंक कौन था? तो बैंक इलाहाबाद बैंक, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था, प्राइवेट बैंक। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य बैंक, वाणिज्य पत्र, कमर्शियल पेपर, ये है कमर्शियल पेपर किसके किसके लिए साख का स्रोत है? कोऑपरेटिव उद्योग के लिए है, ध्यान रखिएगा। जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कमर्शियल पेपर यूज किया जाता है। कमर्शियल पेपर होता क्या है? उधार जब हम देते हैं ना, तो उसके लिए यूज करते हैं लोग। कमर्शियल पेपर जो है होता है कि मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म ही होती है जनरली। ये सब है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस में पढ़िएगा। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों में वित्त सुधार से है, ध्यान रखिएगा। बैंकों में वित्त सुधार से है। इसका मतलब इंद्रधनुष योजना का मतलब, इंद्रधनुष में नरसिंहम एक था, उसका भी वित्त बैंकों से ही था। इंद्रधनुष का क्या है? वित्त सुधार, फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना। बैंकों में वित्त सुधार यानी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ बैंक इन बैंकिंग सिस्टम या इन बैंक। ठीक है ना? इंद्रधनुष प्लान, इंद्रधनुष बोलते उसको, धनुष, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर। अब लेखा वर्ष जनरली होता है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेके, सॉरी, बैंकों का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। और वैसे अकाउंटिंग जो होता है बैंक उसमें किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो बजट वगैरह का होता है। वित्तीय वर्ष जिसे बोलते हैं। वित्तीय वर्ष जो होता है बैंकों का, तो लेखा वर्ष ये है 1 जून से 30 जुलाई तक, ठीक है ना। लेकिन वैसे वित्तीय वर्ष जो होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और बैंकों का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी जुलाई से जून तक होता है। आगे बढ़िए। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया उसे क्या कहते हैं? रघुराजन कमेटी। ये भी एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, रघुराजन का आया था क्या, रेड्डी का आया था। इस वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया फाइनेंशियल सेक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए, इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर बोल सकते हैं, रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर जो होगा सेक्टर, वो कब आया था? वो रघुराजन कमेटी था, रघुराजन, ध्यान रखिएगा। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आती है? तो संघ सूची। वाणिज्य बैंक का बात कहाँ आती है? संघ सूची में आती है। विश्व का प्रयोग केंद्रीय बैंक कौन सा था? विश्व का प्रयोग केंद्रीय बैंक कौन सा था? बैंक, स्वीडन में, स्थापना 1964। ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग केंद्रीय बैंक यूज फर्स्ट टाइम यूज किया गया इसको 16, ये बहुत पुराना है, स्वीडन में किया गया। आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख, 43 से 49, CD देशमुख। आगे बढ़िए, फटाफट करेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये पेज पूरा कर लेते हैं। कहता है किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी किया जाता है? नियत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। देखिए, जब आरबीआई से हम नोट छापते हैं ना, गवर्नमेंट छपाती है, तो गवर्नमेंट को उसके पास गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है या फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा रखना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास
रखना पड़ता है, तो 2000 करोड़, सॉरी 200 करोड़, ध्यान रखिएगा, अब शायद बढ़ गया होगा, 200 करोड़। सीडी देशमुख, हाँ। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई? ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये रहा, नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहां तक करना है। जो हमें YouTube पे देखते हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं